हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनिमेटिव इंडिया चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे स्पाई फैमिली सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रिंसेस लोरेरी के छत के डेक पर यर और तलवारबाज की लड़ाई जारी है। वहीं उनके नीचे लॉयड और आन्या फायरवर्क्स को देखने के बाद जहाज के हॉल में लौटते हैं। लॉयड खुश है कि आन्या को फायरवर्क्स शो पसंद आया, लेकिन वो यर को ना ढूंढ पाने के लिए आन्या से माफी मांगता है। वहीं आन्या को याद आता है कि उसे तो अपनी मॉम को ढूंढना है और उनकी मदद करना है। तभी लॉयड कुछ अंडरकवर स्टेट सिक्योरिटी एजेंट्स को बड़ी हड़बड़ी में देखता है और उनके लिप्स पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि इस जहाज में एक बॉम्ब है। लॉयड सोचता है अगर वो ऐसे ही खड़ा रहा तो कुछ भयानक घटना घट सकती है। वो फैसला करता है कि वो बॉम्ब को डिफ्यूज करने में स्टेट सिक्योरिटी एजेंट्स की मदद करेगा, लेकिन पहले वो सोचता है कि आन्या को रास्ते से कैसे हटाया जाए। आन्या उसके मन को पढ़ लेती है और उसे एक ड्रॉप इन डे केयर दिखाती है और कहती है कि वो वहाँ खेलना चाहती है। आन्या को छोड़ने के बाद लॉयड सारी जानकारी इकट्ठा करने की जल्दी करता है। वहीं डे केयर वर्कर आन्या से बात करने लगती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि आन्या वहाँ है ही नहीं। कुछ क्रू मेंबर्स को एक बॉम्ब मिल जाता है और वे उसे डिफ्यूज करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इतने में लॉयड एक दूसरे क्रू मेंबर के रूप में भेष बदलकर कमरे में प्रवेश करता है और दावा करता है कि वो मरीन में बॉम्ब डिस्पोजल तकनीशियन के रूप में काम करता था। लॉयड उनकी मदद करने की पेशकश करता है और पूछता है कि क्या बम को यहाँ से हटाया जा सकता है। क्रू मेंबर्स जवाब देते हुए बताते हैं कि अगर इसे हटाया गया तो इसमें विस्फोट हो जाएगा। करीब से निरीक्षण करने पर लॉयड देखता है कि बम वेस्टर्न एक्सट्रीमिस्ट द्वारा बनाया गया एक मॉडल है। वो सोचता है कि क्या उनका निशाना कोई ईस्टर्न वीआईपी है या ये सीफी है। ये जानते हुए कि वाइस को इस तरह के किसी भी ऑपरेशन के बारे में पता होगा, लॉयड को शक है कि इसे ईस्टर्न ऑपरेशन की तरह दिखाने के लिए इस तरह अरेंज किया गया है। एक क्रू मेंबर लॉयड से पूछता है कि क्या वो कुछ कर सकता है और लॉयड उसे आश्वासन देते हुए कहता है कि वो इसे संभाल लेगा। इसी बीच हमें आन्या को दिखाया जाता है जो कि यर की तलाश में जहाज में चारों ओर घूम रही होती है। इतने में वो खबरी के विचारों को सुनती है जो बाहर निकलने की योजना बना रहा होता है और मेंशन करता है कि यर दूसरे असैसिन्स के साथ कहां लड़ रही है। आन्या बोट के सामने से उसके विचारों को सुनती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे खो देती है। वो यर के लोकेशन पर भागते हुए जाती है और वहाँ यर का वेपन देखती है जो नीचे गिर गया था। आन्या उसे फ्लोरबोर्ड से निकालने की कोशिश करती है और तभी वो यर के थॉट्स को सुनती है। ऊपर यर तलवारबाज से लड़ रही है और अब उसका पलड़ा भारी है, लेकिन उसके पास तलवारबाज को मारने की और इस लड़ाई को खत्म करने की क्षमता नहीं है। वहीं असासिन्स का लीडर यर पर गोली चलाता है, जिससे वो तलवारबाज से कुछ दूरी बना लेती है। ये सुनने के बाद और यर तक पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी ना देखकर आन्या अपनी मॉम की मदद करने का फैसला करती है और यर के वेपन को ऊपर फेंक देती है, जो डेक पर तो गिरता है लेकिन लड़ाई से बहुत दूर, जिससे आन्या निराश हो जाती है। तभी वो पास में दो असासिन्स को ओल्का को मारने और यर से बचकर भागने की प्लानिंग करते हुए सुन लेती है। जैसे ही वे लोग उस हैच की ओर बढ़ते हैं जिसमें ओल्का, ग्रैम और जेब छुपे हुए हैं, उनमें से एक व्यक्ति यर के वेपन पर कदम रख देता है और फिसलकर पाइप से टकरा जाता है, लेकिन वो बेहोश होने से पहले गलती से अपनी सबमशीन गन से अपने साथी के पैर पर फायर कर देता है। उसका साथी नीचे गिर जाता है और हैच को ढकने वाले क्रेट से टकराकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद यर का वेपन उछलकर उस व्यक्ति के पिछले हिस्से में लग जाता है। आन्या ये सुनती है और कहती है कि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने प्लान किया था। यर गोलियों की आवाज सुनती है और पीछे मुड़ती है और अपना वेपन देखने के बाद उसे वापस ले लेती है। वो और तलवारबाज एक दूसरे पर फाइनल वार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी लीडर यर पर गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैथ्यू, जिसे होश आ गया था, लीडर को गोली मारकर रोक लेता है। यर और तलवारबाज तेजी से एक दूसरे पर वार करते हैं और उसी समय फर्श पर गिर जाते हैं। आन्या खामोशी को सुनती है और सोचती है कि क्या हुआ, लेकिन तभी वो यर को ये सोचते हुए सुनती है कि वो कितनी थक गई है। आन्या खुश हो जाती है और सोचती है कि यर जीत गई है। दूसरी तरफ लॉयड बॉम्ब को सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर देता है। अंदर हर कोई चीयर करते हैं और एक स्टेट सिक्योरिटी एजेंट लॉयड को बधाई देता है। लॉयड सोचता है कि एजेंटों से घिरा होना बम से निपटने से ज्यादा स्ट्रेसफुल था। सभी जश्न मनाने लगते हैं। वहीं लॉयड का चेहरा बहुत ही सीरियस हो जाता है। तभी हमें खबरी को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस लोरेरी को गुड बाय कह रहा होता है और तभी शिप के अंदर एक और बम चालू हो जाता है। तलवारबाज के साथ अपनी लड़ाई खत्म करने के बाद यर सोचती है कि उसका वेपन तो नीचे गिर गया था, तो ये यहाँ कैसे आया, या कोई इसे यहाँ लेकर आया। नीचे आन्या उसके विचारों को सुन लेती है और साथ ही वो नहीं चाहते कि यर उसे देखे, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। वहीं यर इसे नजरअंदाज कर देती है और मान लेती है कि यह हवा की वजह से हुआ होगा। इसके बाद वो मैथ्यू को देखने के लिए जाती है।
दूसरी तरफ हमें लॉयड को दिखाया जाता है जिसे और भी बम छिपे होने का संदेह होता है। वो ये बात अंदर मौजूद सभी लोगों को बताता है। लॉयड बताता है कि यदि उनके दुश्मन का लक्ष्य जहाज को डुबाना है तो उसके द्वारा डिफ्यूज किया गया बम काफी नहीं होगा। वो प्रिकॉशन के तौर पर यात्रियों को बाहर निकालने का सुझाव देता है, जिसे एजेंट्स ये कहते हुए मना कर देते हैं कि वे पैनिक पैदा करने का जोखिम नहीं उठा सकते। एजेंट सभी फ्री ऑफिसर और क्रू के मेंबर्स को जहाज की तलाशी लेने का ऑर्डर देता है और साथ ही कहता है ध्यान रहे किसी भी वीआईपी पैसेंजर्स को इसका पता न चले। वहीं हमें आनिया को दिखाया जाता है जो डे केयर वापस जा रही होती है और घायल लीडर के पास से गुजरती है। लीडर ओकला को मारने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे उस एरिया में एक घड़ी के अंदर एक्सप्लोजिव की गंध आती है और उससे पता चलता है कि यह उनके खबरी का काम होगा। उसके जाने के बाद आनिया ये बात लॉयड को बताने के बारे में सोचती है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। वो अपना सीक्रेट रिवील करना नहीं चाहती, इसलिए वो पासी के एक क्रू मेंबर को बताती है कि उसने एक अजीब आदमी को घड़ी पर बूगर पोंछते हुए देखा था। क्रू मेंबर को थोड़ा अजीब लगता है पर वो इसकी जांच करने का फैसला करता है। प्रिंसेस लोरेली के बाहर खबरी जहाज से बंधे एक राफ्ट पर अपने बॉक्स की आवाज सुनता है। जैसे ही उसने सुना कि सभी असासिन्स का सफाया हो गया है, तभी लीडर नीचे कूदता है। अपना स्विच ब्लेड निकालकर वो खबरी को स्नूप कहते हुए पूछता है कि वो बम लगाकर क्या सोच रहा था, जिस पर स्नूप जवाब देते हुए कहता है कि उसने ओल्का और उसके गार्ड को शिप के साथ डुबाने के लिए ऐसा किया था। लीडर बताता है कि उन्हें ये काम करने को कहने वाले लियोनार्डो हार्पून के दोस्त इस जहाज पर मौजूद हैं। स्नूप जवाब देते हुए कहता है कि उसने बमों को ऐसे बनाया है जैसे वो वेस्ट से हो, जिससे एक युद्ध छिड़ सकता है। उसका मानना है कि हार्पून इससे खुश हो जाएगा। लीडर स्नूप को आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन स्नूप कहता है कि वो राह पर केवल एक ही व्यक्ति का सप्लाईज लाया है। दोनों तुरंत एक दूसरे पर हमला करने को तैयार हो जाते हैं। वहीं जहाज के अंदर लॉयड बमों को डिफ्यूज करने के इस ऑपरेशन को लीड करता है। उसे बताया जाता है कि ऊपरी डेक पर एक बम पाया गया है। घड़ी के अंदर छिपे बम को देखने के बाद लॉयड सोचता है कि क्या दुश्मन का असली लक्ष्य वास्तव में जहाज को डुबाना है। उसे एहसास होता है कि इसे डिफ्यूज करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। वो घड़ी को उसके खंबे से खोल देता है और बम को समुद्र में फेंकने का फैसला करता है। इसी बीच लीडर स्नूप को चाकू मारने की कोशिश करता है। वहीं स्नूप लीडर की बाह पकड़ लेता है और उसके सिर पर अपनी बंदूक तान देता है और कहता है असली फायरवर्क्स तो अब शुरू होगा। क्रू मेंबर्स के दलीलों के बावजूद लॉयड घड़ी को जहाज से फेंक देता है, जो लीडर और स्नूप के ठीक ऊपर जा गिरता है। बम फट जाता है जिससे असासिन जहाज से नीचे गिर जाते हैं। बम से निपटने के बाद क्रू मेंबर्स को सभी को शांत करने के लिए इंटरकॉम पर कुछ घोषणा करने के लिए कहता है। दूर से देखने पर आनिया देखती है कि बम बंद हो गया है और वो इसका श्रेय खुद को देती है। अचानक डे केयर वर्कर आनिया के पीछे आ जाती है और उसके भागने से परेशान होकर उसे डांटने लगती है। आनिया कहती है कि उसे बाथरूम जाना था, तभी डे केयर वर्कर आनिया को वापस खींचते हुए ले जाती है। लॉयड क्रू मेंबर्स को जहाज की जांच करने का ऑर्डर देता है और एजेंट्स को शेष यात्रा के लिए हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहता है। वहीं कुछ शार्क असैसिन्स को घेर लेते हैं। स्टोरेज एरिया के अंदर योर और मैथ्यू उल्का को दूसरे लोगों से मुलाकात के लिए एक राफ्ट तैयार करते हैं। मैथ्यू जेब को निर्देश देता है। वहीं योर उल्का को एक अच्छे जीवन की शुभकामनाएं देती है और उल्का उसे धन्यवाद कहते हुए गले लगा लेती है। अपने गंदे हाथों के कारण योर मना करती है, लेकिन उल्का क्राइम को गले लगाते हुए योर के इन्हीं हाथों के कारण ही आज उसका भविष्य है। योर इस भाव की सराहना करती है और बच्चे को गले लगा लेती है। जाने से पहले उल्का कहती है कि वो योर और उसके परिवार के लिए शांति और खुशी पाने के लिए प्रार्थना करेगी। उसके जाने के बाद मैथ्यू और योर रिट्रीवल शिप की ओर से सिग्नल मिलने का इंतजार करते हैं। मैथ्यू योर को भावुक होते हुए देखता है और उसे उसकी घबराहट से बाहर निकालता है। वो उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ सोल्जर्स हैं। एक पल रुकने के बाद मैथ्यू योर को बताता है कि लॉयड और आनिया ने उससे अगले दिन मिलने का रिक्वेस्ट भेजे हैं। मैथ्यू उसे आश्वासन देते हुए कहता है कि वो बचे हुए असैसिन्स की तलाश करेगा। साथ ही वो कहता है कि जैसा उसका परिवार कहे वैसा ही करे और इसे अपने मिशन को पूरा करने के लिए एक इनाम समझे। फिर वो योर को एक रुमाल देता है और उससे कहता है कि वो अपने चेहरे पर कुछ बर्फ लगा दे ताकि उसके परिवार को फ्यूजन का पता ना चले। दूसरी तरफ ट्वाइलाइट ये सुनिश्चित करने के बाद कि अब सब कुछ सुरक्षित है, वो लॉयड के रूप में आनिया को लेने के लिए डे केयर में लौटता है। आनिया सो गई होती है। उसे उठाते हुए लॉयड सोचता है कि कैसे संकट का समाधान करने के लिए उसे फिर से अपने परिवार को छोड़ना पड़ा था। लॉयड यह महसूस करता है कि उसने अभी अभी क्या कहा। वो खुद को याद दिलाता है कि उसका परिवार भी उसके मिशन का एक हिस्सा है। वो फिर इन चीजों के बारे में फिर से सोचना शुरू कर देता है और ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे
कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।